हेलो डियर। जब एक स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है। मैथ्स को अलग तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश को अलग तरीके से पढ़ना है, रीजनिंग का अलग तरीके से रिवीजन करना है, कितनी बार सिलेबस करना है, क्या करना है। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबल आपके क्वेश्चन हो सकते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक स्टूडेंट के, उन सभी का मैं आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो होएगी ही होएगी, लेकिन कहाँ से कौन सा कंटेंट कंज्यूम करें के साथ साथ जो भी एक स्टूडेंट के मन में उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं और बहुत सारे और भी कई तरह के डाउट आते हैं प्रिपरेशन के अंदर, बहुत सारी फेजेस आती हैं, तो उन सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। यानी कि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होएगी अगर आप एसएससी के 2024 के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन मैं दिमाग के अंदर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल इनको रख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता हो कि आगे वीडियो के अंदर क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखो, तो और यहाँ पर मैं ऐसे बतेरे बच्चे हैं जो अपनी ऐप के अंदर अपने कोर्सेज के थ्रू पढ़ रहे हैं। मेरे द्वारा मैथ पढ़ रहे हैं, कमल सर के द्वारा रीजनिंग पढ़ रहे हैं, या कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कोर्स में एनरोल कर रखा है। तो उनके लिए भी ये नेसेसरी रहेगी, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, आपको एक ओवरऑल ऐसे विज़न दे देगी अपनी जर्नी का कि अच्छा ये ऐसे ऐसे चलना है। जैसे गूगल मैप है वैसे एक मैप दे देगी आपको। ठीक है, और जो बच्चे यूट्यूब से भी तैयारी करेंगे उनके लिए भी मैं कंटेंट सजेस्ट करूँगा। ठीक है, जो अगर कोई टीचर दूसरे प्लेटफॉर्म पर है उनका कंटेंट भी सजेस्ट करना है मैं करूँगा, जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बुक्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ, और जनरल बातें भी। तो एक तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आगे अपनी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले जो बातें हैं वो बताऊँगा, और बहुत सारे एग्ज़ाम जो आप टारगेट कर सकते हो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के थ्रू है। कैलेंडर को देखेंगे एक बार, सिलेबस पैटर्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ देखेंगे कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए जिसके बिना आप अचीव कर ही नहीं सकते लाइफ के अंदर कुछ। ठीक है, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए हम स्टेजेस में आपको बताऊंगा। कोई बच्चा दूसरी स्टेज पर होगा, कोई किसी स्टेज पर होगा। मान लो कोई पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रहा, दूसरी तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहा है, तो हर एक बच्चा इस वीडियो से रिलेट करेगा और डेफिनेटली बहुत कुछ सीख कर जाएगा, कुछ ना कुछ नहीं तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी कि हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनको डिटेल में करते हैं। तो हो सकता है मैं कम टाइम लूँ, ज़्यादा टाइम लूँ, मैं खुद के ऊपर टाइम की बाउंडेशन नहीं लगाऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को तेज़ करके देख सकते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है भाई, ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले बच्चों के मन में कई तरह का डाउट होता है कि मेरा ये वाला बैकग्राउंड है सर, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, मैं आर्ट बैकग्राउंड का हूँ, या फिर मैंने मैथ ले रखा है, या फिर ये है वो है, कई तरह का डाउट होते हैं। मैं कमज़ोर स्टूडेंट था, मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ओवरऑल मैं आपको एक बात बता दूँ कि ज़िंदगी में किसी भी फील्ड के अंदर, या फिर आप एग्ज़ाम का ले लो, उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप उस चीज़ को कितने टाइम में कर लोगे। नंबर वन, टैलेंट। टैलेंट का क्या मतलब है कि भैया आईक्यू। दो ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि एक की कैचिंग पावर फास्ट है किसी सब्जेक्ट में, दूसरे की कैचिंग पावर उतनी नहीं है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मान लो पेरेंट्स से आता है। लेकिन अगर आप टैलेंट और स्किल्स को देखोगे तो इतना मैटर करता है। मान लो एसएससी को क्लियर करने के लिए टोटल इतनी एलिजिबिलिटी है, तो मैक्सिमम बंदे के अंदर इतना ही टैलेंट हो सकता है, बाकी उसको स्किल से ही पूरा करना होता है। किसी बच्चे के अंदर हो सकता है कि भैया कमज़ोर रहा हो, है टैलेंट हो, बढ़िया आईक्यू हो, चीज़ों को ग्रास्प कर रहा हो, बट स्कूल के अंदर उसको उतनी अच्छी गाइडेंस, उतने अच्छे टीचर नहीं मिले, तो हो सकता है कि फ़िलहाल वो थोड़ा सा पीछे हो, है उसको थोड़ा सा ज़्यादा। स्किल्स का क्या मतलब होता है, टैलेंट होता है जो आपके अंदर इनबॉर्न, जैसे आप पैदा होते हो आपके अंदर हो वो, है, और स्किल होती है जो हम प्रैक्टिस कर करके बना लेते हैं। तो टैलेंट का इतना रोल है और स्किल का इतना रोल है। समझ में आ गई बात? क्या सर सिर्फ स्किल के बलबूते पर काम किया जा सकता है? किया जा सकता है,
जब तक मान लो कोई मेंटल इलनेस ही ना हो बंदे को कि उसको तो समझ में आएगी ही नहीं बातें, तो मैं नहीं कह सकता एक एवरेज स्टूडेंट डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो एक तो ये माइंड सेट बना लो कि मेनली इस चीज़ का गेम है, कौन कितनी प्रैक्टिस करता है क्या है, ठीक है। इसी के ऊपर बात रहेगी कि कैसे हम अपने एफर्ट्स मारें। इसके बेस पर सिर्फ एक चीज़ डिसाइड होती है कि किसको कितना टाइम लगेगा। जितने ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, ज़्यादा मेहनत लगाने में ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, कम मेहनत लगाने में कम टाइम की ज़रूरत पड़ती है। किसी की स्कूलिंग भी बढ़िया है, आईक्यू भी ठीक ठाक है, वो बहुत ही कम टाइम में भी, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे है, वो बहुत ही कम टाइम में, थोड़ा सा ही उसके अंदर गैप है, वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा, ठीक है। ठीक, मेरी आईक्यू ठीक ठाक है, स्कूलिंग बहुत बढ़िया रही, पेरेंट्स ने बचपन से ध्यान दिया पढ़ाई के ऊपर, सैनिक स्कूल के अंदर पढ़ाया है, और 4.5 महीने में और मेरे को बहुत ही बढ़िया गाइडेंस मिल गई, ज़बरदस्त टीचर मिल गए जो मेरे को गाइड कर रहे थे कैट के लिए। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बो बैठ गया, 4.5 महीने में कैट क्रैक हो गया। तो 6 महीने में भी क्रैक हो सकता है, 8 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। तो मैक्स मैं मानता हूँ कि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो 2 साल की विंडो से ऊपर उसको नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है, उसने अच्छी तैयारी करी, बट बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे हाथ में ना हो, हम बीमार हो जाएं या उस वक्त हमारी स्ट्रेटजी उतने अच्छे से प्रेशर में नहीं लगा पाए, तो एक अटैम्प्ट वेस्ट हो गया, अगले अटैम्प्ट में डेफिनेटली कर लेगा वो बंदा, अगर अच्छे से सीखने के मूड में है तो। ये मैक्स विंडो है, 2 अटैम्प्ट्स, अगर हम स्टार्टिंग से बढ़िया तरीके से तैयारी करें और बढ़िया गाइडेंस मिले, ठीक। नेक्स्ट, ये जो गेम है, आपका ये माइंडसेट बताना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको सीरियसली लेना, इसको स्किप मत करना कि अरे आगे सिलेबस के ऊपर आओ ना, फ़ायदा ही नहीं होएगा उसका, ठीक। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, ये एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है, यानी कि एक लंबी रेस है। तो लंबी रेस के अंदर क्या होता है, लंबी रेस के अंदर अगर कोई आपको पंप मारता है, मोटिवेट करता है कि ये करो वो करो, थोड़ी सी एक्सटर्नल बातें करता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने कभी ज़िंदगी के अंदर 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इतना दौड़ा होगा, तो आपको पता होगा कि बीच में बहुत बार रुकने का मन करता है, 3 किलोमीटर पर ही कि 2 किलोमीटर पर ही कि रुक जाऊं, लेकिन फिर भी अरे कोई नहीं, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, मतलब ऐसे करके मैराथन कंप्लीट होती है। तो सिंपल सी बात है, आप इस रेस के अंदर कैसे टिकोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। लंबे टाइम तक टिकने की बात है, एकदम से जोर मारने की बात नहीं है कि एक हफ्ते में मैंने इतना सिलेबस कर दिया ना। देखो, नंबर 1 पर्पज़, और मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा, बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा कि पर्पज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, विजन चाहिए ना, बिल्कुल देसी भाषा में। पर्पज़ का मतलब क्या हो सकता है, पर्पज़ का मतलब ये हो सकता है कि आप क्यों इस काम को करना चाह रहे हो, उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। आपको इससे क्या क्या मिल सकता है, आपको इससे जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है, एक बार जॉब ढूंढ ली, दोबारा जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के थ्रू अगर आप जॉब ज्वाइन करेंगे, तो फिलहाल अगर मैं टॉप तनख्वाह की बात करूं, जो 4800 ग्रेड पे की जॉब्स हैं, उनके अंदर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूंगा, ग्रोस सैलरी की बात नहीं करूंगा, जो आपके हाथ में आती है। कुछ आपकी सैलरी का पोर्शन जो है वो रिटायरमेंट के वक्त आपको मिलेगा, कटवट जाएगा, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो तब मिलेगा ना, उसकी बात तब होगी। आज जो आपके हाथ में आएगा, तो 80,000 के करीब आपके हाथ में आ रहा है कुछ जॉब में, तो 60, 70, 80,000 रुपये। और गवर्नमेंट की जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, जो आपके इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होगी उसमें 70,000 के करीब आपको इन हैंड मिल जाएंगे, और कई हज़ार रुपये जमा भी हो जाएंगे आपके रिटायरमेंट के लिए। तो यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है। और दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस है। वर्क लाइफ बैलेंस का क्या मतलब है, देखो, जैसे मैं पहले ऐसे कंपेयर करता था कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस बिजनेस, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये है, ये मतलब कि कंप्लीटली ये बोलता था ये बहुत अच्छा है, या ये कई बंदे बोलते हैं कि ऐसे माइंडसेट होता है कि सरकारी नौकरी तो सरकारी ही होती है, कई बंदे बोलते हैं कि बिजनेस ही बढ़िया। हर एक चीज़ के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ कि सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में। कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं कि भाई, जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जिनके अंदर भाई वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा उतना नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है। तो
आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, अपनी हेल्थ को भी टाइम दे पाएंगे और ठीक ठाक इतने रुपये आ जाएंगे कि एक बढ़िया ज़िंदगी निकल जाए, और क्या चाहिए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मिडिल क्लास से, जो अगर एक गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा उनकी फैमिली का। अभी लाइफस्टाइल जो है उतना अच्छा नहीं है, अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है। और जब भी आप कहीं पर भी बताओगे कि मैं सो एंड सो डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो वो प्रेस्टीज के साथ भी लिंक्ड है अपनी सोसाइटी के अंदर, और नॉर्थ इंडिया के अंदर तो शादी के साथ भी लिंक्ड है, इसके बिना शादी भी नहीं करने देंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये देखना है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, आप भी अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे, है कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा कि यार ये एक डिफ़िकल्ट काम मैंने किया है। जब कोई बचपन में पूछता था कौन से स्कूल में पढ़ते हो, सैनिक स्कूल में पढ़ते, तो रहता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके गए हैं भाई, प्राउड की बात है। ठीक है। जब कैट एग्जाम क्लियर करने के बाद कोई पूछता था क्या कर रहे हो, अरे इंटरव्यू की वेट कर रहे हैं, कैट एग्जाम में बढ़िया परसेंटाइल आई है, अच्छा फील करोगे आप। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, किसी पेपर के ऊपर लिख लो जो आपकी ड्रीम पोस्ट है, कोई अफसर पोस्ट कहाँ से देखें, जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर से देख लोगे। वो चीज़ें फिलहाल मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अभी एक बार आंख बंद करके, शर्माओ मत भाई, बंद कर लो, कोई नहीं देख रहा। एक बार आंख बंद करके ये सोचो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और पता लगेगा कि आप एक इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लग गए हैं, आप क्या फील करोगे, कितना बर्डन रहेगा आपकी लाइफ में। परेशानियां हमेशा ज़िंदगी में रहती हैं, बट कुछ परेशानियां तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी ना, नई तरह की आएंगी, उनको देखेंगे। कब तक पुरानी तरह की परेशानियों से जूझते रहें कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आपके पेरेंट्स क्या फील करेंगे, कोई आपके फादर या मदर से पूछेगा लड़का क्या कर रहा है, तो कितने खुश होकर बताएंगे, शायद बिना पूछे ही बता दें, बिना पूछे ही बता देंगे, अरे बेटा तो ये कर रहा है, छुट्टी आया हुआ है। और अगर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं करेंगे तो आप क्या खो देंगे, अगर आपको जरूरत है। कई ऐसे बच्चे हैं वेल टू डू फैमिली से हैं भाई, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, हो सकता है वो कुछ ना खोएं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप क्या खो देंगे और क्या पा लेंगे, ये एक पेज पर लिखकर चिपका लो रूम में, और अपने दिमाग के अंदर भी चिपका लो। ठीक है। ये आपको ड्राइव करेगा, ये आपको खींचेगा जब पढ़ने का मन नहीं होएगा। एक बार आंख बंद करके ये सोच लेना। नेक्स्ट, सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, सबसे बड़ी चीज है रोजाना किसी काम को करना। हो सकता है हम एक दिन में क्या करते हैं उस चीज को हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि अरे सॉरी, एक दिन में हम क्या कर सकते हैं उसको हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि आज मैं मैथ भी इतना पढ़ लूंगा, इंग्लिश भी इतना पढ़ लूंगा, जीके भी इतना पढ़ लूंगा। ऐसे करते हैं बच्चे, कई बार दिन में बहुत ज़्यादा कवर करने की सोचते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है, जैसे हम मान लो एक पिज्ज़ा है, बहुत बड़ा पिज्ज़ा है, उसको पूरा नहीं खाना, सिलेबस बहुत बड़ा है, एक एक बाइट करके खाना है। उस एक बाइट की इतनी पावर है कि बहुत बड़े पिज्ज़ा को भी आप खा सकते हो। तो रोज काम करना है। हो सकता है एक दिन में आप बहुत आगे ना जाओ, ठीक है, बट जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब है आज आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा, अपने पर्पज को याद रखते हुए बस सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। 100% कंसिस्टेंसी भी नहीं, 90% भी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे, रोज अगर आप शो अप कर दोगे काम के लिए, बस मोर देन एनफ है। ये दो चीजें चाहिए जी। नेक्स्ट, कितने टाइम हो गया, 13 मिनट होगी, 2-3 मिनट और लेकर, ये जरूरी है आपके लिए, ये लॉन्ग टर्म में मदद करेगा, फिर उन बातों पर आएंगे। मेरे मन में भी ये रहता है कि आगे सिलेबस वगैरह पर चलना है। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, आपकी फैमिली की कंडीशन हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं जो आपको लग रहा हो कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं और दूसरों के पास ये है। तो आपके पास भी कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो पहले ही इतनी आग लगी होनी चाहिए मन में कि भाई क्यों नहीं है, फिर तो मेरी ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए इन बातों की, है ना। तो हमें हमेशा फोकस करना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना कि अपने पास क्या नहीं है, उसके ऊपर फोकस करो कि अपने पास क्या है। एंड दो तरह की चीज़ें होती हैं, जो अपने कंट्रोल में है और जो अपने कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी निकालेगी, पेपर कितना लेट करेगी, कितना जल्दी करेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, कट ऑफ ऊपर नीचे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट अपने कंट्रोल में नहीं है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस करना है, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनसे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, दैट्स इट। इसे बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग।
सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना, सॉल्यूशन निकालना। एक होता है प्रॉब्लम फाइंडिंग, एक होता है सॉल्यूशन फाइंडिंग, कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ऐसे हो रहा है, वैसे वैसे हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है ना, अगर आपको फाइनली अपने गोल तक पहुंचना है, सो दिस इज व्हाट यू नीड, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, ये चीज़ें समझ में आ गई। जब भी आप सिलेबस करोगे उसे हम लिखेंगे, मैथ के सिलेबस को चैप्टर वाइज लिख लेना, रीजनिंग के सिलेबस को चैप्टर वाइज लिख लेना, जीके के सिलेबस को लिख लेना, चाहे ल्यूसेंट से ही लिख लेना, एक पेज पर लिख लेना। और रोज जैसे मान लो ये चैप्टर है, ऐसे टिक लगना चाहिए जब भी एक चैप्टर हो जाए, और ये आपकी दीवार पर कहीं ना कहीं चिपका होना चाहिए या किसी नोटबुक के अंदर होना चाहिए। अगर हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, नहीं तो सिलेबस इतना ज़्यादा है। अगर मान लो पिज़्ज़ा आपको खाना है, बहुत बड़ा है और कंपटीशन में जीतना है, आपको पिज़्ज़ा दिख नहीं रहा, आपको एक एक बाइट दिख रही है बस, तो पिज़्ज़ा दिख नहीं रहा तो मोटिवेशन नहीं होएगा, सोचोगे पता नहीं कितना खाना है, कितना तो खा लिया, पता नहीं कितना बचा है। जब वो दिखेगा तो मोटिवेशन आएगा कि एक ही स्लाइस बची है। और पिज़्ज़ा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं बहुत खाता हूँ, एग्जाम्पल बढ़िया है, ठीक है। तो हमें ट्रैक करना है अपने सिलेबस को, एक फाइनाइट सिलेबस लिखो, उसे टिक मारेंगे, जब हम दोबारा से परसेंटेज को कर लेंगे तो एक बार फिर टिक मार देंगे, ऐसे हम टिक मारते हुए चलेंगे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ हम बढ़ रहे हैं। नहीं तो सिलेबस इतना बड़ा लगता है, बच्चे को लगता है इतना पढ़ लिया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो आगे बढ़ना आपको फील होना चाहिए, ठीक है। दिस टिक विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड विल पावर टू कंटिन्यू करने की विल पावर को भी बूस्ट करेगा। अरे 5 चैप्टर हो गए, इतना रह गया, ऐसे, ठीक है। जैसे कोर्स के अंदर मैंने मैथ्स को 4 मॉड्यूल में तोड़ रखा है, अरिथमेटिक को 2 मॉड्यूल में और एडवांस को 2 मॉड्यूल में, तो ताकि बच्चा अगर पहले मॉड्यूल को करे, 1 मॉड्यूल हो गया, 1/4 मैथ हो गया, ऐसे देखे। नहीं तो बड़े सिलेबस में अरे 1/4 ही हुआ ना, एक स्टेज कंप्लीशन की फीलिंग आए, 1/4 में से भी आधा कर ले तो अरे मॉड्यूल 1 का आधा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अपने टारगेट को थोड़ा सा हम हाई रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला टारगेट रहेगा कि हम सिलेबस को एक बार कर लें, सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को बिना टेंशन लिए। कट ऑफ इतनी जाएगी, इतने बच्चे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस कूड़े को दिमाग से बाहर निकाल लो, एक बार सिलेबस कर लो। कूड़ा क्यों बोल रहा हूँ, वही चीज़ जो हमारे लिए नुकसान करे कूड़ा ही होगी, तो ये चीज़ें नुकसान कर देंगी। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे लेंगे, एक बार तैयारी कर लें फिर, है ना। नेक्स्ट, तो एक बार सिलेबस जब हो जाएगा तो हमारा टारगेट रहेगा कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के अंदर 90% से लेकर 100% तक हम मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे 100% मार्क्स लाने की। बट चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है कि अब तक कब कौन सी चीज़ अनएक्सपेक्टेड आ जाए आपके पेपर में, तो एटलीस्ट हम 90% स्कोर कर पाए। ये बातें बड़ी लग रही होंगी, हो सकता है अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो ये अचीवेबल है। तो एक बार सिलेबस हो गया, जीके बेसिक से हो गई ऐसे, तो पहला स्टेज है सिलेबस को अच्छे से करना। दूसरा स्टेज ये है, अब जीके बेसिक से तो हो ही चुका है, एक बार सिलेबस किया। तीसरा स्टेज होता है कि जीके में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आए ताकि बढ़िया रैंक मिले। मोटा मोटा बता रहा हूँ, टाइम टू टाइम आगे भी गाइड करता रहूँगा, ठीक है। और डिटेल में आगे सिलेबस वगैरह थोड़ा सा जान लेंगे हम, ठीक है। अभी तक की जो भी वीडियो वो सारे बच्चे देख रहे होंगे, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो रिपीटर हैं वो भी, जो फ्रेशर हैं वो भी, यानी कि जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है वो भी। अब देख लो भाई, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं। एक बार एग्ज़ाम कैलेंडर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सीजीएल का एग्ज़ाम है अपना, ठीक है। सीएचएसएल का कहाँ पर है, ये सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, ठीक है। ये है कि नोटिफिकेशन कब आएगी, एडवर्टाइजमेंट कब आउट होएगी, ये कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, ये एग्ज़ाम डेट है यहाँ पर, एग्ज़ाम डेट, ठीक है। तो सीजीएल और सीएच, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल और सीएचएसएल का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इसको टारगेट करते हैं, अदरवाइज जो भी ये सारी हैं। तो इसके साथ साथ आप ये सिलेक्शन पोस्ट टारगेट कर सकते हैं। तैयारी इसी की करो, पेपर इसका दिया हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर कुछ एडिशनल चीज़ है तो वो ऑफकोर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सीपीओ का एग्ज़ाम है, ये एमटीएस का एग्ज़ाम है, ये स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, ये जीडी का एग्ज़ाम है। उन एग्ज़ाम को मैंने टिक मारा जो बहुत सारा बच्चे जिनको टारगेट करते हैं। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जी से है जीके, ई से इंग्लिश, आर से रीजनिंग, एम से मैथ। तो ये जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब के अंदर जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ देखो सब के अंदर,
हो सकता है किसी में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स आ रहे हो, किसी के अंदर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स आ रहे हो। मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि एक की तैयारी करके आप सब टारगेट कर सकते हो, क्योंकि एक जैसा सिलेबस है। यहाँ पर मैंने SBI PO SBI क्लर्क नहीं लिखा ना, बैंक का एग्जाम है, उसके अंदर मैथ ही लेकिन अलग तरह का है। इनके अंदर जो मैथ है वो एक तरह का है, रीजनिंग है वो एक तरह की, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बैंकिंग और SSC सेम टाइम पर टारगेट करना हेल्दी नहीं रहेगा आज के दौर में तो। ठीक है, तो जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है, यही 4 सब्जेक्ट हैं, यही 4 हैं CPO में, यही 4 हैं MTS में। SSC GD के अंदर GK रीजनिंग मैथ, इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन होता है, इंग्लिश करो या हिंदी करो। ऐसे ही स्टेनोग्राफर के अंदर मैथ नहीं होता और एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होती है कि शॉर्ट हैंड आपको आती हो। ठीक है, IB ACO की अभी वैकेंसी निकली है, उसके अंदर G का मतलब GK, CA का मतलब करंट अफेयर, इंग्लिश रीजनिंग मैथ, करंट अफेयर अलग से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ऐसे ही CGL CHSL में फिर Tier 2 होगा, जिसके अंदर यही चारों सब्जेक्ट होंगे, एक कंप्यूटर भी होएगा अलग से सब्जेक्ट और टाइपिंग होएगी, सेम CHSL के अंदर होएगा। CPO के अंदर ये सारे होंगे, उसके बाद इंग्लिश का Tier 2 होएगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। ये क्या होंगे डिटेल में नहीं जाऊंगा, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हो ना। इतने तो हो गए ना आप, मतलब कि भाई क्यूरियस, अगर इसके लिए आप टारगेट करोगे तो इतने सारे ये जितने भी एग्ज़ाम हैं, इनके फॉर्म हमें भरने चाहिए अगर हम इनकी तैयारी कर रहे हैं। और भी अगर ICAR उस टाइप के एग्ज़ाम आएंगे तो अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर मैं बताता रहूँगा। ठीक, क्लियर है भाई। ये कैलेंडर है अपना, आपने देखा होगा, पहले आया था, अभी देख लो, पहले नहीं देखा है तो। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं एक बार। अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, SSC CGL की तैयारी करने की सोच रहे हैं, CHSL की तैयारी करने की सोच रहे हैं, इस पोर्शन को वो देख लेंगे, सिलेबस वाले पोर्शन को। और जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं दे कैन स्किप इस पोर्शन को। ठीक है, ओके जी। तो मैं एक बार मोटा मोटा आपको CGL का सिलेबस बता रहा हूँ भाई। ठीक है, इसी टाइप का CHSL का सिलेबस, इन द सेंस पेपर का कैसे कैसे होता है, ऐसे ही CHSL का होता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा थोड़ा आप समझ जाओगे कि आपका Tier 1 एग्ज़ाम होएगा, उसके अंदर ये 4 सब्जेक्ट होंगे। रीजनिंग है, ये जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश। तो Tier 1 के अंदर ये 4 सब्जेक्ट होंगे, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होएगा, 50-50 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होएगा, 1 घंटे का होएगा। नेगेटिव मार्किंग होएगी 1/4 की, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 ठीक क्वेश्चन के मार्क्स भी गए, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये Tier 1 जब हम देंगे, इसकी एक कट ऑफ निकलेगी, अगर हमने उस कट ऑफ को क्वालिफाई किया तो फिर हम Tier 2 दे सकते हैं। ठीक है, Tier 1 के मार्क्स मैटर नहीं करते, फाइनल मेरिट में मैटर नहीं करते। ओके जी, अब मैं Tier 2 के बारे में आपको बता दूं। तो जब Tier 2 होएगा, उसके अंदर भी यही सब्जेक्ट हैं सारे, और एक अलग से कंप्यूटर ऐड हो जाता है बस, और एक टाइपिंग ऐड हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यही चारों सब्जेक्ट हैं, एक कंप्यूटर ऐड हो जाएगा और एक टाइपिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, कैसे सेक्शन 1 है, कैसे सेक्शन 2 है, ये डिटेल में आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग का पेपर होएगा, आपको 1 घंटा मिलेगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 मैथ के, 60 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 180 मार्क्स के, 1 घंटे में ये करने हैं आपको। फिर क्या होएगा, कंप्यूटर खोलोगे, मैथ और रीजनिंग खुलेगा, ये क्वेश्चन कर लिए, फिर मैथ और रीजनिंग बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा कंप्यूटर के अंदर इंग्लिश का और GK का पेपर। यहाँ पर 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 होंगे GK के, टोटल 70 क्वेश्चन हो गए, 70 × 3, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 210 मार्क्स का, 1 घंटा मिलेगा आपको ये करने के लिए भी। ठीक है, फिर 15 मिनट के लिए, अच्छा ये 1 घंटा यहाँ मिला, 1 घंटा यहाँ पर मिला, चारों सब्जेक्ट हो गए जो मैंने आपको बताए हैं, GK इंग्लिश रीजनिंग मैथ। अब कंप्यूटर का पेपर भी 15 मिनट के लिए, अब ये कंप्यूटर खुलेगा आपका, 20 क्वेश्चन
60 मार्क्स के टोटल हो जाएंगे, 20 दिए 60। कंप्यूटर, हाँ ठीक है, क्लियर है। कंप्यूटर जो है इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आपके क्वालिफाइंग रहेंगे, ठीक है। आपकी मेरिट बनेगी वो सिर्फ इन मार्क्स के ऊपर बनेगी। ये चारों सब्जेक्ट सुपर स्ट्रांग होने चाहिए, कंप्यूटर भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टाइपिंग होती है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। क्लियर है भाई? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। इसके अलावा हम JSO AA उनके लिए भी अलग से पेपर होते हैं। बहुत सारे बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो इनके लिए टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो मैंने डिटेल में बता दिया। अदरवाइज़ क्या होता है, 4800 ग्रेड पे की भी पोस्ट हैं, JSO की AA की, तो अलग से पेपर होता है। इन पेपर को भी भर देना। अगर आप ये भर देते हो और ये पेपर देने नहीं जाते तो कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ ये पोस्ट नहीं मिलेगी, ये सब कुछ वैलिड रहता है। बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछते हैं। और जब आप फॉर्म भरोगे तो एक बॉक्स होता है कि क्या आप अपना डाटा शेयर करने चाहेंगे और भी, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उसे येस कर देना। फॉर्म भरोगे तभी आता है। क्लियर है भाई? तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद, जो कि अपनी 26 मिनट की हो गई, उसके बाद सीधा डीप डाइव करते हैं कोर अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। देखो, नंबर 1, प्री जो है वो क्वालिफाइंग है, और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इजी रहेगा प्री। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे लाइटली ले लेंगे। हम प्री की तैयारी कर ही नहीं रहे, हम तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में प्री आएगा उसे दे लेंगे। जैसे अगर मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, और बीच में अम्बाला आ रहा है, मैं अम्बाला के लिए निकला ही नहीं हूँ, बस रास्ते में अम्बाला आएगा तो जाना तो पड़ेगा, देख लेंगे इधर उधर, अच्छा ये अम्बाला है, फिर दिल्ली के लिए निकल लेंगे। तो दिस इज प्री एंड दिस इज मेंस। मेनली हम यहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसीलिए हम अपने हर एक सब्जेक्ट को सीरियसली लेंगे। डिटेल में बताऊंगा मैं कैसे तैयारी करेंगे आगे। स्टडी फॉर मेंस, ट्राई टू बी गुड एट ऑल सब्जेक्ट्स। किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेंगे। नेक्स्ट, जो ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं, यानी कि 1-2 बार पहले पेपर दे चुके हैं, वे सब्जेक्ट वाइज मॉक्स रेगुलरली दें, उनको एनालाइज करें। ये बातें वैसे मैं बाद में बताना चाह रहा था ना, तो जाने दो इनको, ये बाद में बता दूंगा मैं। सीधा यार यहाँ पर आता हूँ, वो बाद में सही रहेंगे। चलो बाद में बताऊंगा भाई वो बातें मैं। चलो हम अपने सब्जेक्ट्स पर वो कर लेते हैं, वो अभी इतनी रिलेवेंट नहीं रहेंगी बातें, ये जानने के बाद रिलेवेंट रहेंगी। चलो, तो अब 4 सब्जेक्ट होंगे अपने, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। इनके बारे में बात करूंगा, इनकी क्या क्या खासियत है, क्या चीज़ बच्चों को मार देती है, वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। मैथ में मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर मार खाते हैं, वो कामली क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं बेचारे, हरी में करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, इसलिए मार खा जाते हैं। या तो सिली मिस्टेक हो जाती है, या फिर प्रैक्टिस करने के बाद भी जल्दबाजी में वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो एक तो स्टार्टिंग से ही शांति से सीखना मैथ को, तसल्ली से। लोग आपको बोलेंगे कट थ्रोट कंपटीशन है, टाइमर लगा कर क्वेश्चन सीखो, मैं बता रहा हूँ नुकसान में रहोगे। सीखते वक्त कौन टाइमर लगाता है? तसल्ली से सीखेंगे ना यार हम। शांति से सीखोगे, शांति से मॉक टेस्ट दोगे, आपकी स्किल बढ़ जाएगी। किस्मत के भरोसे तो हम जा ही नहीं रहे एग्जाम में, दमखम लगाएंगे, तैयारी करेंगे, अपनी स्किल के भरोसे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैथ को हम कैसे करेंगे, ये 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है, मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली स्टेज है सिलेबस को कंप्लीट करना। अब आपको एट लीस्ट लिखा है ये, कम से कम। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि कम से कम 3 बार आपको सेम कंटेंट को रिपीट करना होता है, सेम कंटेंट को। आप मेरे से पढ़ें, मेरे से कोर्स में पढ़ें, यूट्यूब पर पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें। नंबर 1 ये आप अच्छे से वेरीफाई कर लें कि आपको रिलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, कुछ छूट नहीं रहा है। रिलेवेंट और कंप्लीट, और बढ़िया मेथड्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। ऐसे मेथड्स नहीं जो आपको फालतू में रटने पड़े, फालतू की ट्रिक्स नहीं। सर क्या ट्रिक्स फास्ट नहीं करती? अगर बढ़िया कंसेप्ट हो ना तो वो ट्रिक जितना ही फास्ट होता है और वो याद भी रहता है और वो यूनिवर्सल भी होता है। कंसेप्ट बढ़िया होना चाहिए बस। तो ये तीनों चीज़ें वेरीफाई कर लें, हैं, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि जो ये कंटेंट जो है हमारे सामने जो हम कर रहे हैं, ये रिलेवेंट भी है, इरेलेवेंट नहीं है कि हम मेहनत करें और एग्जाम में ना आए, क्या फ़ायदा। रिलेवेंट भी है, बढ़िया मेथड्स के साथ हो रहा है, क्लियर, और ये कंप्लीट है, इसमें कुछ छूट नहीं रहा। फिर उस कंटेंट को हम 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, ओके।
साथ ही साथ हम कंसेप्ट नोट्स बना लेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ऐसे पूरी नोटबुक ही बना लेंगे। ऐसा मत करो, आप कोई बुक थोड़ी लिख रहे हो भाई। अगर आपका ऐसा करने के मूड में है तो आओ, मैं मेरी बुक लिख दो, मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे लिखना। चलो, जस्ट टॉकिंग। तो ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ कंसेप्ट के नोट्स बनाने होते हैं मैथ्स के अंदर, क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाने। सर फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कैसे मार्क करेंगे, बताऊंगा। कंसेप्ट के नोट्स बनाने हैं और उनको रेगुलरली रिवाइज करना है। मैथ में एक बढ़िया मज़ेदार प्रॉब्लम क्या है, जब आप एक चैप्टर करोगे, अगला करोगे, अगला करोगे, पहले वाला भूल जाओगे। फिर बच्चों को लगता है कि ये प्रॉब्लम शायद सिर्फ मेरे साथ ही है। नहीं, सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। तो इसका मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होएगी ना जब कोई जनरल पब्लिक से हट के कोई चीज़ हो रही हो। ये एक आम चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, ह्यूमन मेमोरी ऐसे ही काम करती है। इसीलिए मिनिमम 3 बार करने को बोला। पहली बार सिलेबस करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप वीडियो देखोगे तो 2 गुना की स्पीड पर देखो ना, कौन रोक रहा है। 2.5 गुना कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, 2.5 गुना पर देख लो, 3 गुना पर देख लो, दोबारा जब आप देख रहे हो। लेकिन देखना पूरा है, सिर्फ पीडीएफ नहीं करनी, देखना पूरा है, ठीक है। तो रेगुलर, और फिर क्या होएगा, परसेंटेज कर लिया है, SI CI और इंस्टॉलमेंट कर लिया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया। तो एक बार अब इन तीनों के नोट्स के ऊपर नज़र मार लो भाई। और लास्ट के जब 2 महीने बच जाएंगे तो हमने नोट्स बना रखे हैं, कंसेप्ट के नोट्स, जो जो कंसेप्ट हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन भी एक एक लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो उनके अंदर, अदरवाइज वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 महीने में एक दिन अरिथमेटिक के सारे नोट रिवाइज कर लेंगे, एक दिन एडवांस मैथ के। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हो कि ये कौन से कंसेप्ट से आया, तभी तो आप उसको कर पाओगे, कहाँ से पूछा गया है। उस चीज़ में ये मदद करता है। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक नहीं हुआ सर, कैसे होगा। अब सर मेरे को पता है, तो स्ट्राइक कब होगा, जल्दी स्ट्राइक कब होगा, जब आप ये करोगे तो स्ट्राइक होएगा। कई लोगों को तो स्ट्राइक नहीं होएगा, और जल्दी स्ट्राइक होएगा जितनी बार नोट्स रिवाइज करोगे, ठीक है। देन हम सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देंगे। सर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट का क्या मतलब है, देखो 4 सब्जेक्ट है, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं, इन ये टाइम की कमी पड़ती है इनके अंदर। और रीजनिंग को लेकर कई बच्चों की एक गलतफहमी होती है कि मेरी रीजनिंग तो अच्छी है, 35-40 नंबर आ रहे हैं ना। 35-40 से रीजनिंग अच्छी नहीं होती, मिनिमम 45+ लेकर आओ, इजी सब्जेक्ट है। मिनिमम बोल रहा हूँ 45+, अदरवाइज 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट करो। बट 50 आउट ऑफ 50 में क्यों नहीं सजेस्ट करता, फुल मार्क्स स्कोर करने का टारगेट बर्डन दे देता है। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ 50 का टारगेट सेट करो, बट 45+ पर सेटिस्फाई हो जाओ, फिर एग्जाम खराब मत करना। प्लस मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, प्लस कम टाइम में लाने हैं, फिर बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग है। तो रीजनिंग को लाइटली मत लेना, क्यों है इजी। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका दोस्त या फिर दूसरा बंदा कम टाइम में और पूरे लेकर आ रहा है और आप 40 में खुश हैं, ज़्यादा टाइम में कर रहे हैं, तो फिर कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग एरिया हुआ वो। अगर कुछ चीज़ ईजी है तो बढ़िया परफॉर्मेंस देनी होती है ना उसमें, है ना। तो रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टाइम की कमी कर देते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। तो हम क्या करेंगे फिर, हम पूरा मॉक नहीं देंगे। अगर ये सिलेबस हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर से सिर्फ मैथ का मॉक दे देंगे। अगर हमें मैथ के मॉक देने 25 क्वेश्चन का, एक ही दिन के अंदर 5-6 मॉक दे देंगे। उससे क्या होगा, पूरे 5 मॉक दोगे जब आप मैथ के 5 दे पाओगे। लेकिन मैं अभी सिर्फ मैथ को एनालाइज करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैथ के अंदर अच्छा होना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ मैथ के अंदर अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, ठीक है। अब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जब आपका एग्जाम पास आएगा तब बता दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमें एग्जाम के अंदर 4 सब्जेक्ट देने हैं, तो हम इन चारों के अंदर एक्सपर्ट नहीं होंगे। आप ऐसे मान लो आपको एग्जाम के अंदर क्या करना है, जैसे जिम्नास्टिक ले लेते हैं। जिम्नास्टिक के अंदर रिंग्स होते हैं, अगर आपको पता हो, है रिंग्स होते हैं, पैरेलल बार्स होती हैं, ग्राउंड के ऊपर कुछ स्टंट्स करने होते हैं। तो जिस दिन कंपटीशन होगा एक बंदे की तीनों चीज़ें चेक की जाएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दिन में तीनों की वो तैयारी कर रहा होगा। हो सकता है 1 महीने उसने पैरेलल बार्स के ऊपर जोर लगाया है, हो सकता है 1 महीने उसने सिर्फ रिंग्स सीखे हैं,
तो 3 चीज़ों में वो अलग अलग एक्सपर्ट हो गया, अब उस दिन वो तीनों को कर देगा या लास्ट के दिनों में तीनों को करेगा प्रैक्टिस, बिकॉज कॉम्पिटिशन पास है। तो जब हम कॉम्पिटिशन से दूर हैं तो मैथ के मॉक टेस्ट को पकड़ के देंगे, एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे क्या कमी रह गई, कौन सा टॉपिक कमजोर है, फिर अगला मैथ का देंगे, अगला मैथ का देंगे, हर एक को एनालाइज करेंगे, तो हम मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हम रीजनिंग के साथ करेंगे, ऐसे ही इंग्लिश के साथ। जीके में तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं मॉक से, बट हम करेंगे फिर भी उसके साथ। और जब एग्जाम पास आ जाएगा, 2 महीने रह जाएंगे, फिर हम चारों को इकट्ठा देंगे ताकि चारों के अंदर जो हम एक्सपर्ट बन गए हैं उसको हम इकट्ठा करने की प्रैक्टिस कर लें अब। ठीक। तो भैया अगर आपको काम का कंटेंट मिल जाए तो उसके बाद नए क्वेश्चन नहीं चाहिए होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं चाहिए होते। अगर काम का कंटेंट मिल जाए तो सिर्फ मॉक चाहिए होता है, उसके अलावा सिर्फ उसको रिवाइज करो और मॉक दो। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कैसे नोट करेंगे? तो ये है जी सर्कलिंग टेक्निक। सर्कलिंग टेक्निक से मेरा मतलब क्या है बता देता हूँ। देखो, मान लो आप एक पीडीएफ या एक बुक सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, आपने पहला क्वेश्चन किया, हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, चौथा हो गया, पांचवा नहीं हुआ, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां नहीं हुआ, आपने उनके ऊपर गोला मार दिया। तीसरा आपसे हुआ नहीं, आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपसे खुद से नहीं हुआ था। जो बच्चे भाई मेरे कोर्स से कर रहे हैं वो भी ये देख लो, उसके अंदर भी मैंने आपको बताई रखी है। खैर, तो तीसरा कर लिया आपने। जब आप दोबारा इसको रिवाइज करने आओगे तो सपोज आपसे तीसरा क्वेश्चन हो गया, तो क्या करोगे? उस वक्त इस गोले को मिटा दोगे, खत्म। तो तीसरा क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि आपने किया और वो हो गया। लेकिन आप पांचवें क्वेश्चन के ऊपर आए, आपसे नहीं हुआ, एक और गोला मार दो। पांचवा क्वेश्चन एक और फिर से सॉल्यूशन देख लो, बट गोले को मत मिटो ना। पांचवा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि 2 बार आपको मात दे चुका है। सपोज आठवां नहीं हुआ, गोला मार दिया, और अब की बार छठा भी नहीं हुआ था, फिर गोला मार दो। चौथा क्वेश्चन ऐसा साफ है, अब तक ऐसा है कि ये अब तक एक बार हो चुका है। तो अलग अलग स्टेज पर क्वेश्चन है ये, आपके अकॉर्डिंग आपकी पीडीएफ कस्टमाइज हो जाएगी। एग्जाम तक अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बचता है जिसके ऊपर गोले हैं, उसको देख कर जाएंगे ना हम, क्योंकि वो प्रॉब्लम करता है हमें। सिंपल। आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ा नहीं, गोला ही मारना पड़ा है, अलग से क्यों नोट्स बना रहे हो? ठीक है। अब मान लो तीसरी बार आप पीडीएफ कर रहे हो और पांचवा क्वेश्चन हो गया, तो क्या दोनों गोले मिटा दें? नहीं, एक मिटाओ। अब तक इसने एक बार आपको मात दे दी है, 1-0 से आगे है ये, और छठा हो गया, मिटा दो। और आठवां अब की बार भी नहीं हुआ, मार दो एक और गोला। 3-0 से आगे चल रहा है। तो एग्जाम के पास इसके ऊपर खास ध्यान दोगे ना आप। तो मैथ, और वैसे तो मैथ ही है एक ऐसा सब्जेक्ट जो ऐसे कांड करता है, तो ऐसे आप कर सकते हो। कहीं पर भी आप ये सर्कलिंग टेक्निक लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आपका जो स्टडी मटेरियल कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सोर्सेज की। देखो भाई, सोर्सेज आप 2 जगह कर सकते हो। एक तो आप कोर्स ले सकते हो किसी भी टीचर का, इफ़ यू कैन अफोर्ड। देखो मैं आपको साफ साफ इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप मेरे कोर्स के अंदर आए, किसी और टीचर के कोर्स के अंदर जाए, इफ़ यू कैन अफोर्ड बढ़िया जगह है इन्वेस्ट करने की, एजुकेशन। ठीक है। क्या सर कोर्स लेने से सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, पढ़ने से होता है सिलेक्शन, नहीं होता। किसी का कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होएगा, उसको पढ़ने से है। ठीक है। क्या सर कोर्स ना ले तो सिलेक्शन नहीं होएगा? नहीं, बिना कोर्स लिए भी हर साल हज़ारों कैंडिडेट सिलेक्शन लेते हैं। ये जस्ट एक सर्विस है। आप एक टीचर के साथ पढ़ रहे हो, उसने कुछ एक्सपर्टीज़ हासिल की है उसके अंदर, तो जो काम आप खुद शायद 2 साल में करोगे, अगर वो ऑनेस्टली आपको गाइड करे तो 1 साल में करवा देगा। बस ये है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो जो अपना कोर्स है मैथ का, इवन की ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फ्री मटेरियल भी है। तो जो अपना कोर्स है, यहाँ पर मैं आपको इतनी डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसके अंदर चल क्यों नहीं रहे? हाँ, तो जो अपना कोर्स है उसके अंदर रोज़ का टारगेट दिया जाता है। मान लो आपने मैथ्स के कोर्स के अंदर एनरोल किया, तो आप एक ग्रुप के अंदर चले जाते हैं और एक चैनल ज्वाइन करने का आपको मौका मिलता है। वो प्राइवेट ग्रुप और प्राइवेट चैनल है, वहाँ पर सिर्फ पेड स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर रोज़ रोज़ आपको ये बताया जाता है कि मैथ के अंदर ये कर लो, रीजनिंग के अंदर ये कर लो, जीके के अंदर ये कर लो, इंग्लिश के अंदर ये कर लो।
हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। वो कैब के अंदर ये, करंट अफेयर के अंदर ये, इसके अंदर ये। तो उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करना होता है बस। किसी चीज़ का रिवीजन करना है, किसी सब्जेक्ट की कोई चीज़ बार बार रिवाइज करने की है, कोई सिर्फ एक बार रिवाइज करने की है, किसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने चाहिए, जो भी करना चाहिए वो सब कुछ हम ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है। चाहे मैथ के कोर्स में एनरोल करो, रीजनिंग के कोर्स में एनरोल करो, तो उसके अंदर ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक मिल जाता है ऐप के अंदर। ठीक है भाई। तो उसके बाद आपको कहीं से कोई भी बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी PYQ बच्चे करते हैं, किरण की, पिनाकल की, कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पढ़ाने के बाद भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा क्या फ़ायदा है, ऐसे क्यों बेइज्जती कर रहे हो मेरी। ठीक है, उनका जूस ऑलरेडी मैं उसके अंदर दे चुका हूँ। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देने की ज़रूरत होती है। मॉक्स कहाँ से, टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड से दे सकते हो, हज़ारों बच्चे वहाँ से देते हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो सर ठीक है, ये तो आपने पेड कोर्स का बता दिया। अब यूट्यूब के ऊपर, तो भाई यूट्यूब के ऊपर भी मेरा बहुत सारा कंटेंट है जिसके आप मदद ले सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे डिटेल से नहीं बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल से लिख दूंगा कि ये वीडियो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की है, किसी ने एक बार भी नहीं किया तो ये कर लो। ये वीडियो प्रैक्टिस की है, ये वीडियो प्रैक्टिस एंड रिवीजन की है, मतलब ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक नहीं दूंगा, प्लेलिस्ट्स, मल्टीपल प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो खत्म हो जाए फिर जाकर देख लेना। अपने चैनल के ऊपर जो बढ़िया बढ़िया मटेरियल है जो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, वो मैं आपको नीचे एक जगह अवेलेबल करवा दूंगा भाई। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे टीचर है जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। अपने पास जो कंटेंट है फिलहाल, जो करना चाहिए, जब जब करना चाहिए, नीचे से अच्छे से डिस्क्रिप्शन में लिखवा कर वो मैं लिंक डलवा दूंगा। ऐसे ही मैं रीजनिंग का भी करवा दूंगा, वो वहाँ से आप एसेस कर सकते हैं। तो स्टेजेस पता लग गई। एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सेम कंटेंट को 3 बार रिपीट करेंगे, सर्कलिंग टेक्निक से करेंगे, कंसेप्ट नोट्स बनाएंगे ताकि एंड में रिवीजन की जरूरत पड़े, और सब्जेक्ट वाइज मॉक देंगे ताकि मैथ में महारत हासिल हो जाए, हर एक सब्जेक्ट में महारत हासिल हो जाए, फिर बाद में सभी सब्जेक्ट्स को फोड़ देंगे एग्जाम में। ठीक, अब रीजनिंग के ऊपर आते हैं। रीजनिंग में एक ही गड़बड़ बच्चे करते हैं। एक तो कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। रीजनिंग तो अपना स्ट्रॉन्ग है। नंबर कितने आए सर? 28। दिल करता है कि डंडे से मारूं, 28 है और स्ट्रॉन्ग बोल रहा है। और कई बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं। 50 में से 50 ना आए तो उनको नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता। आपको करना क्या है, रीजनिंग जो है इसके अंदर हमें 45 प्लस अगर मार्क्स मिल जाए तो ओके है। कोशिश हम करेंगे 50 में से 50 की। बहुत आपके 50 में से 50 भी आएंगे, बट कई बार क्या होता है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो टाइम खाने वाले हैं, और हमने दिल लगा लिया 50 में से 50 लेने से। तो मैं फुल टारगेट करने से नहीं रोक रहा, टारगेट फुल करेंगे, बट हो सकता है एक दो क्वेश्चन, मैथ में भी यही है, एक दो क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन मैथ में, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में ऐसे आ जाएं उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो तंग कर रहे हो, तो उसके कारण हमारा नुकसान ना हो। कोशिश क्या रहेगी, 50 में से 50 लाने की, 45 प्लस आने चाहिए, ये अपना इसके अंदर टारगेट रहेगा। इसको करना कैसे होता है रीजनिंग को, देखो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है इसका एक बार। सर कहाँ से? सोर्स वही पेड कोर्स से या यूट्यूब से है या किसी बुक से। हाँ, एक और बात, मैथ के अंदर अगर आप कोर्स लेते हो तो देन उसके बाद आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बार बार लोग पूछते रहते हैं, भाई मैं बार बार बताता रहता हूँ, मेरे से क्वेश्चन मत पूछा करो, नहीं है ज़रूरत। हाँ, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो देन आप क्या कर सकते हो, पिनैकल की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसके अंदर लेटेस्ट पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन है, वो ले लेना। किरण की भी ऐसे ही पिछले 5-6 साल के एसएससी के क्वेश्चन की आती है, वो ले लेना। और भी बहुत सारी बुक है मार्केट में, आपका दिल करे यूट्यूब से कर रहे हो तो फिर एक बुक और ले लेना। ठीक है भाई, नेक्स्ट, सिलेबस कंप्लीट करो, पीडीएफ्स को 2 बार करो, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर, इस टाइप के टॉपिक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है जो आप बार बार भूलोगे, जैसे मैथ के टॉपिक भूलोगे ऐसे ही बार बार भूलोगे, उनका रेगुलर रिवीजन चाहिए। अदरवाइज पूरे कोर्स को 3 बार देखने की जरूरत नहीं है, 2 बार देखने की जरूरत नहीं है। 1 बार कोर्स देखा, 2 बार पीडीएफ। जो टॉपिक आप भूल रहे हो उसका रेगुलर रिवीजन, आपका दिमाग खुद बता देगा इस टॉपिक में मैं कमजोर चल रहा हूँ। पहली स्टेज होगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैथ में क्या था, कंसेप्ट नोट्स वगैरह बनाए, इसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें रेगुलर मॉक्स भी नहीं, ढेर सारे मॉक्स मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। ढेर सारे मॉक्स। ढेर सारे मॉक्स कैसे, जो
प्रीवियस ईयर पेपर है ना, जो एसएससी ने पहले पेपर कंडक्ट किए हैं, उनका सिर्फ रीजनिंग का सेक्शन, या तो रीजनिंग का सेक्शन उनका जो ये मॉक टेस्ट की वेबसाइट है ओली बोर्ड टेक्स्ट बुक वहाँ से दे लो, या जो पीडीएफ आती है एसएससी की प्रीवियस ईयर पेपर की, सिर्फ उस पीडीएफ को लेकर अपनी नोटबुक के ऊपर एज ए टेस्ट दे लो। एक बार जब रीजनिंग का सिलेबस हो जाए तो रोज़ 2 या 3 टेस्ट देते रहना। जैसे ये धीरे धीरे आपको अलग अलग स्टेजेस में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब सिलेबस हो गया, अब ये करो, अब ये रिवाइज कर लो। तो यही चीज़ है जो पेड कोर्स के साथ जो टेलीग्राम चैनल है जो हमने सोल्व की है, इसी बार डिटेल में सोल्व की है। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर प्रैक्टिस एंड अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। हाँ, अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रीजनिंग में क्या ही बताना, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, इजी सब्जेक्ट है, बट क्या तुम 15 मिनट में कर रहे हो? क्या तुम 17 मिनट के अंदर 48 मार्क्स लेकर आ पा रहे हो? तो वहाँ तक हमें पहुँचना है, इस टाइप का सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सोर्सेस। इवन कोचिंग सेंटर पर आप कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी टीचर के कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आपने कोर्स कर लिया, फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं बहुत सारे, और आपने मॉक्स देने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देंगे? जो भी मॉक टेस्ट की वेबसाइट है वहाँ से दे सकते हैं, या एसएससी की जो पीडीएफ है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल शेयर करते हैं, जो हम भी अपनी ऐप के ऊपर शेयर करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, या फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो जो मटेरियल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जो आप कर सकते हो रीजनिंग के लिए। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भैया। इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए एक वीडियो आशीष रानावत जो अपने स्टूडेंट रह चुके हैं, वो 2022 में AIR 64 उनकी आई है एसएससी सीजीएल के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी आशीष ने, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। मैं एक बार ओवरव्यू दे दूँ जैसे बाकी सब्जेक्ट का दिया है। ठीक है, इंग्लिश की एक मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये सीख लो कि क्या नहीं आता और क्या आता है। बच्चे, मैं पूछूंगा भाई कितने ठीक किए कितने गलत किए? सर 25 के 25 कराया, या 25 में से 23 कराया, और सर 23 में से 15 तो ठीक है, 8 गलत है। मैं क्या 8 गलत क्यों है? पता नहीं सर, वहाँ पर तो सारे। मैं क्या फिर तुक्के मारे तुमने? कोई नहीं, गलत कितने? 8। मैं कि फिर गलत क्यों है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर आप गलत लैंग्वेज बोलने की, या गलत लैंग्वेज पढ़ने की, या गलत लैंग्वेज सोचने की प्रैक्टिस कर लोगे तो वही आपको ठीक लगने लग जाएगी। और हम जो लैंग्वेज बोलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इंग्लिश एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर, और हम जो बोलते हैं, और हम क्या करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं सब। तो जो रोज़मर्रा की अंडरस्टैंडिंग है और ग्रामर के रूल्स हैं वो कई बार कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, तो हमें लगता है हमें आता है और हमें आ नहीं रहा। एक तो 100% ऑनेस्ट हो जाना इंग्लिश में। जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे कि जो नहीं आता उसे छोड़ देना, क्यों? तभी तो पता चलेगा कि ये नहीं आता, और तभी तो उसे करोगे। नहीं तो आप तुक्के मारोगे 10, उसमें से 3 ठीक हो गए, 7 गलत हो गए। इसमें एक पंगा पता क्या है, ये 7 गलत हो गए ये भी ठीक है, आपके ये गलत हो गए, आप देखोगे ये गलत क्यों हो गए, इनको एनालाइज कर लोगे। बट ये 3 ठीक हो गए ना, ये इस बार ठीक हो गए, अगली बार गलत हो जाएंगे क्योंकि तुक्के मारे थे। तो ठीक को भी एनालाइज किया करो जब मॉक टेस्ट दो, कि जो मेरे ठीक है उनमें से कौन कौन से मैंने तुक्के मारे थे और ठीक हो गए, ताकि ठीक है भाई अब की बार तो ठीक हो गए, बट अगली बार तो ना हो। अब की बार तो तुक्का था, अगली बार तो तुक्का ना हो। ठीक है, तो इंग्लिश में भैया यही स्टेजेस होंगी। हम ग्रामर करेंगे 3 महीने के अंदर, आपकी ग्रामर ख़त्म हो सकती है। सोर्सेज क्या क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप पेड कोर्स ले सकते हैं, फ़िलहाल अपनी ऐप के ऊपर नहीं है, तो मैं और जो बाकी टीचर्स हैं उनके पेड कोर्स आपको बता देता हूँ, कुछ के जो मैं रिकमेंड करूँगा। अमन वशिष्ठ सर, फिर से बता देता हूँ, अमन वशिष्ठ सर हैं, उनकी ऐप है, वहाँ पर कोर्स आप ले सकते हैं। तरुण ग्रोवर सर हैं, उनका आप कोर्स ले सकते हैं, या और कोई भी टीचर है जो आपको, जिनसे आपकी ट्यूनिंग बैठती है, आप उनका कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हमेशा 2 सोर्स में बता रहा हूँ, एक पेड और एक फिर फ्री। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अमन वशिष्ठ सर और तरुण ग्रोवर सर ने यूट्यूब के ऊपर ग्रामर करवा रखी है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। जिस भी टीचर का आपको अच्छे से समझ में है वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप फ्री में देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो फिर आप ये बुक भी ले आना। एक नीतू मैम की बुक आती है, एक वॉल्यूम 1, 2 वॉल्यूम आते हैं एक बुक के, वॉल्यूम 1 वाला हमने लाना है, उसके अंदर ग्रामर है। क्लियर है? जब आप रेगुलर रिवीजन करोगे तो 3 महीने के लगभग में आपकी ग्रामर हो जाएगी। उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करना होता है। अगर आप किसी के कोर्स में वीडियो देखें, किसी की यूट्यूब पर वीडियो देखें, उस कंटेंट को दोबारा रिवाइज ज़रूर करें, भले ही 2 गुना की स्पीड पर। ठीक है,
ये गन्ने के जूस वाली टेक्निक है। ये गन्ने का जूस निकलता है, फिर गन्ने वाला दोबारा से जूस निकालता है। क्यों? क्योंकि सारा जूस निकला नहीं। तो जब एक बार कोर्स में से निकले हो तो सब कुछ ग्रहण नहीं कर लेते आप। दोबारा निकलोगे, थोड़े से और न्यूट्रिएंट ग्रहण कर लोगे, दोबारा निकलोगे, फिर कुछ और ग्रहण कर लोगे, 4 बार निकलोगे, फिर कुछ और ग्रहण करोगे। क्योंकि हर बार आपकी भी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो रही है, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग से देख रहे हो इस चीज़ को। तो रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट, वोकैब। वोकैब ड्राई फ्रूट्स की तरह है कि ड्राई फ्रूट्स का अगर आपने असर देखना है, या फिर आयुर्वेदिक दवाई की तरह है, रोजाना थोड़ी थोड़ी लेनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म में असर पड़ेगा, है ना। तो वोकैब हमें रोजाना करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। एक टाइम पर पेपर के पास एकदम से बहुत ज़्यादा करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगा। इसका क्या मीनिंग था, इसका क्या मीनिंग था, क्या ये इसका सिनोनिम था या एंटोनिम था, ऐसे हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे कंज्यूम करनी है। इसके लिए बुक सजेस्ट कर देता हूँ, एक ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी ऐसे आती है, बढ़िया बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इन्होंने अरेंज कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा जो अपनी इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर हमने क्विजीज दे रखी हैं फिलहाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही क्विजीज हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया उसका सोल्यूशन भी लिख रखा है, और इसको हम अपग्रेड भी करने लग रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर उनका नया वर्जन भी आपको दिख जाएगा। और फिलहाल जो क्विजीज हैं वो बुरी नहीं है, वो बढ़िया है, बट देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और हम हम अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम बढ़िया प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो वोकैब समझ गए? वोकैब के अंदर क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं, एंड एक और चीज़ को मैं वोकैब का पार्ट बोल सकता हूँ, मिस स्पेल्ट वर्ड होते हैं, और इसके अलावा फ्रेजल वर्ब को भी वोकैब की तरह ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, हो सकता है स्टार्टिंग में आप ये करो। अब कई बार बच्चे क्या करेंगे, जब सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो सब कुछ टारगेट कर देंगे, पूरा 2-3 घंटे मैथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर रीजनिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश के अंदर तीनों चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जीके में सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। एक तो स्टार्ट स्लो स्टार्ट करो। 5-6 घंटे, अगर आप 6 घंटे बैठ जाओगे दिन में, अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। स्टार्ट स्लो, बी कंसिस्टेंट। कई लोग आपने देखे जिम में पहले दिन इतना वजन उठा लेंगे, फिर 5-6 दिन आएंगे नहीं। ऐसा नहीं करना। एक दिन जाके 12 घंटे पढ़ के आ गए, इतने बोर हो गए कि लाइब्रेरी जाने से डर लग रहा है आपको, है? तो स्लो स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में ग्रामर स्टार्ट करो, वोकैब स्टार्ट ना करो, पहले 2 महीने के लिए अब से पढ़ना स्टार्ट करो, तो मे भी आप वोकैब स्टार्ट ना करो, कोई दिक्कत नहीं हो, 2 महीने बाद कर लेना। मैंने बोला है लॉन्ग टर्म में बनेगी, बट अभी पेपर दूर है, तो 2 महीने बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज थोड़ा कर लेंगे। कुछ पोर्शन जैसे मान लो 3 महीने के बाद ग्रामर हो जाएगी, फिर ग्रामर को तो रिवाइज करते रहेंगे, वो कैब के ऊपर पूरा जोर दे देंगे, रोज रोज के हम 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ऐसे हम कर लेंगे। जब भी आप ये बुक ले आओगे, ब्लैक बुक, तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें कैसे करना है, खुद आप कर ही लोगे। मैं आपको जितना गाइड कर रहा हूँ, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट कर लेना चीज़ों को। जो बच्चा सिंसियर होता है, वाकई में करना चाहता है, वो कर लेता है इतना ट्विस्ट। नेक्स्ट, रीडिंग भी एक लॉन्ग टर्म का गेम है, तो हो सकता है फिलहाल स्टार्ट ना करो, बट मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, कि निमिषा बंसल मैम जो बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, वो एडिटोरियल, शायद द हिंदू का जो एडिटोरियल है वो बताती हैं, शायद क्या द हिंदू का एडिटोरियल बताते हैं, वहाँ से वोकैब वगैरह बताती हैं, और एडिटोरियल को पढ़ के पूरा बताते हैं वहाँ पर। तो लगभग 50 मिनट के लगभग की वीडियो रहती है, आप वो देख सकते हो, या फिर और लगाया मैंने, या फिर इंग्लिश माध्यमिक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर एक रेगुलरली PDF आती है, इनकी ऐप भी है, ऐप को भी यूज़ कर सकते हो। या फिर मान लो कुछ दिनों तक ये यूज़ किया, कुछ दिनों तक ये यूज़ किया, तो बाद में आपके पास टाइम है तो दोनों भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एट द मैक्स मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने एटलीस्ट ग्रामर करने के बाद इनको जरूर स्टार्ट कर देना, फिर ग्रामर का रिवीजन करते रहना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स आती हैं, पिनकल की आती है, किरण की आती है, पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद हम वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। तो ये पूरा इंग्लिश का मामला है भाई। नेक्स्ट भैया जीके। जीके हमेशा वास्ट रहेगी और हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। अगर कोई बंदा इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है। अगर उसने प्रेडिक्ट कर ली तो उस साल उसका तुक्का लग गया, फिर मैं अगले साल उससे पूछूंगा, फिर वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है उसे प्रेडिक्ट मत करो, सिंपल है ना। तो हम एक कॉम्प्रीहेंसिव सा स्टडी प्लान बनाएंगे जो एक सेंसिबल
हमें पढ़ना चाहिए वो एक प्लान बनाएंगे। ये नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अखबार कितने दिन में कच्चे धोता था, नहीं, ठीक है, उसी को अगले दिन पहन लेता था, धोता भी था, ठीक है। चलो देखो, तो जीके एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत सारे फैक्ट्स का कलेक्शन है। तो किसी भी फैक्ट को रखने के लिए एक जगह चाहिए। जैसे आप रूम में, अगर आपने अच्छे से अपने रूम को सजा लिया कि यहाँ पर मैं कपड़े रखूँगा जिम के, यहाँ पर मैं ऑफिस वाले, यहाँ पर मैं कपड़े रखूँगा शाम को खेलने के, यहाँ पर लाइब्रेरी जाने वाले कपड़े रखूँगा, यहाँ पर मैं सोने वाले कपड़े रखूँगा, यहाँ पर मैं अपनी बुक्स रखूँगा, यहाँ पर मैं ये चीज़ रखूँगा। तो अगर लाइट गई हुई है तो अंधेरे में भी आप शायद कोई चीज़ लेकर आ जाओ, बट अगर वही रूम में ऐसे उथल पुथल पड़ा होएगा तो आप ऐसे उठा ही नहीं पाओगे, आपको पता नहीं कहाँ पर क्या है, किसी चीज़ की कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसे ही फैक्ट्स की एक जगह होगी। तो सबसे पहले जीके के बेसिक्स को समझना होता है। एक बार पॉलिटी में से निकल जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा, अच्छा पॉलिटी ये है, एक बार में महारत हासिल नहीं करनी। एक बार ज्योग्राफी में से निकल जाओगे तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिमाग में बन जाएगा, फिर दोबारा उसको करोगे तो ज़्यादा फैक्ट याद रहेंगे, क्योंकि उन फैक्ट्स को रखने के लिए एक बेस मिल गया, एक जगह मिल गई, अलमारी के अंदर एक खाना मिल गया। दोबारा उसी बुक को जब हम करेंगे तो वो फैक्ट्स और अच्छे से, अच्छा ये वाले आर्टिकल का ये था, ये वाला आर्टिकल भी ऐसा ही है, ये इससे रिलेटेड है, मतलब कि आप समझ गए है ना, पैरी समझ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केलेटन बिल्ड करेंगे, अपने हड्डियों का ढांचा वो बिल्ड करेंगे, और फिर मसल्स पुट करेंगे। बिना हड्डियों के मसल पुट नहीं की जा सकती, मांस काला उधड़ा रहेगा ऐसे। तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर तैयार होएगा, फिर हम फैक्ट्स पुट ऑन करते रहेंगे और ज़्यादा फैक्ट्स रटते रहेंगे। ये तो है जीके की बेसिक फिलोसफी, कैसे हम करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी भी इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो आप किसी भी बढ़िया टीचर का एक बार अच्छे से देखकर अगर कोर्स ले लेंगे। यहाँ पर अगर मैं सजेस्ट करूँ, इंग्लिश में मैंने कोर्स सजेस्ट कर दिया ना, परमार सर हैं, शायद उनकी ऐप परमार SSC नाम से उनका चैनल है, अगर आप चाहो तो उनका कोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड गो फॉर ए कोर्स। तो टीचर क्या है, आपके बेसिक्स बहुत ही अच्छे से बना देगा, नहीं तो वही बेसिक बनाने में आपको टाइम काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर उतने अच्छे से नहीं बताया रहता, या फिर उतने अच्छे से बताएंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी, जितने अच्छे से एक बंदा आपके सामने खड़े होकर बता सकता है। तो या तो आप कोर्स से कर लेंगे, ठीक है, या फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्री का मटेरियल, दोनों तरह का बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप यूट्यूब के ऊपर, किसी ने पॉलिटी पढ़ा रखी है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ा रखी है, शायद परमार सर नहीं पढ़ा रखी है, तो आप वो सर्च करोगे, परमार सर ने पढ़ा रखी होगी तो आप वो सर्च करोगे, ठीक है। सपोज आपने पॉलिटी देख ली, उसके बाद आप कोई भी बुक, अब मनोहर पांडे के अंदर लैंग्वेज ईजी रहती है, लूसेंट के अंदर वो सीधा फैक्ट फेंक के मारता है, ऐसे फैक्ट फेंक के मारेगा आपके मुंह पे, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं मनोहर पांडे सजेस्ट करता था, बट अब मैं ये कर देता हूँ कि एक रीडिंग मनोहर पांडे की दे दो, फिर लूसेंट की, या फिर आप ये कर सकते हो, इसके अंदर फैक्ट्स ज़्यादा हैं। यूट्यूब से शायद क्या, यूट्यूब से आपने पॉलिटी पढ़ ली, ठीक है, फ्री लेक्चर जो भी अवेलेबल है, तो उसके बाद पॉलिटी का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, फिर आपने लूसेंट कर ली, ठीक, समझ में आ गई बात। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करो, कोर्स करोगे तो कोर्स से बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा है। इसके बाद अगर कोर्स अच्छे से बना है देन उसी को हम रिपीट करते रहेंगे, और साथ में हम लूसेंट को भी कर देंगे। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात करी जिनके बहुत ही बढ़िया नंबर आए जीके में, एक चीज़ सब में कॉमन मिली, मटेरियल थोड़ा इधर उधर उनका होता रहा, ये मैंने यहाँ से किया, ये मैंने यहाँ से किया। जिसके बढ़िया नंबर आए उसने इसको मिनिमम 5-6 बार किया, जिसके गारंटी से बढ़िया है। गारंटी से बढ़िया का क्या मतलब है कि ये नहीं है कि इस बार मेरे बढ़िया आ गए, जिसके लगातार बढ़िया आ रहे थे, किसी के एक बार बढ़िया आ जाए अगली बार ना आए, फिर तो उस पर ट्रस्ट थोड़ी कर सकते हैं कि उसका सोर्स काम कर रहा है। जिसके लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस थी, वो बढ़िया कंटेंट को, यानी कि कंप्लीट कंटेंट को, अब ल्यूसेंट का ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड बिल्कुल पढ़ दोगे, कुछ ऐसे भी टॉपिक होंगे जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उतने रिलेवेंट नहीं है। सिंपली सीधी SSC के लिए उसने बुक नहीं बनाई बंदे ने, जस्ट उसने जीके की बुक बना दी, तो आपको ये पता लग जाएगा जैसे आप जर्नी में आगे जाओगे, ठीक है। तो इसको मिनिमम 5-6 बार आपने करना, मैक्सिमम रिवीजन देने हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज की बुक आती है, किरण की आती है, ठीक है, परमार सर की PYQ सीरीज भी है। और ये मैं कोई भी जो पेड कोर्स वोर्स जो भी सजेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं जिनके भी सजेस्ट कर रहा हूँ उनको भी नहीं पता है, उन टीचर्स को भी, ये सोचो कि हाँ पूछ के ऐसे कर रहा है, नहीं कर रहा मैं, ठीक है, जस्ट मेरे को जो अच्छा मटेरियल लगा वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, सीधा है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उनकी सीरीज़ है और किरण की एक बुक आती है, इसको भी हम बार बार रिपीट करेंगे। अदरवाइज चलो इतना ही ठीक है। मैं एक चीज़ बताने चाह रहा था, हम क्या करेंगे मैं नहीं बताता, ठीक है, ये करेंगे। नेक्स्ट, करंट अफेयर को हम कैसे करेंगे। मान लो इस दिन आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले हम पहले यहाँ से लगेंगे 6 महीने की करंट अफेयर करेंगे। फिर भी हमारे पास तो है वही वक्त, एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, इससे पहले वाले 6 महीने की भी कर लेंगे और इससे पहले वाले 6 महीने की भी कर लेंगे। ऐसे करंट अफेयर को करोगे आप, ठीक है। लेकिन अभी एग्ज़ाम इतना दूर है कि ये वाले हम पहले नहीं कर सकते, तो यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.5 साल की टारगेट कर लो। सर सोर्स बताओ। एक तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर का बेहतरीन सोर्स आप लोगों के लिए बना दें, तब तक वो ना बनाए तब तक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ। एक प्लेटफॉर्म है 1EQ, उसकी PDF आती है करंट अफेयर की मंथली, और एक प्लेटफॉर्म है इंडोलॉगस। ये मेरे को कहाँ से पता चले, एस्पिरेंट से बात कर रहा था, मैं बता रहा हूँ ना, जीके मैथ से स्कोर जिनके आए उनसे मेरे को बार बार जो सुनने को मिला है वो मैंने आपको बता दिए। ये भी शायद मंथली करंट अफेयर देते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है भाई। और एक ये भी चीज़ मैंने लिखी है, फिक्स टाइम फॉर, बोल के बता देता हूँ, जीके एंड फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर PYQ। इसका मतलब क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बंदे जीके को, बिकॉज वास्ट है, जीके ही जीके पढ़ते रहते हैं फिर, हैं, क्योंकि अच्छा लगता है उनको, उनको नॉलेज मिल गई तो किसी के सामने बताएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो। क्योंकि कोई ये तो आपसे पूछता नहीं गली में, ये आपका दोस्त है कि एक दुकानदार इतने % प्रॉफिट हो रहा था, उसने इतने % वेट कम कर दिया, तो बता। जिक्के के बारे में आप बात करते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, थोड़ी हवा भी बन जाती है, जिक्के अच्छी हो तो वो दिल पे ले लेते हैं, फिर वो उसी को पढ़ते रहते हैं, इंटेलिजेंट फील होने लगता है। एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं तो एक तो उसके आवर्स फिक्स कर देना स्टार्टिंग में, इतने घंटे पढ़ूंगा, ये नहीं है कि 8 घंटे जिक्के पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन फिक्स कर देना, या फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन फिक्स कर देना कि रोज़ 50 क्वेश्चन पढ़ूंगा। एक दिन पॉलिटी के पढ़ लो, एक दिन ज्योग्राफी के, एक दिन हिस्ट्री के, एक दिन इकोनॉमिक्स के, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास करना है सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है भाई। दैट्स ऑल। मॉक टेस्ट कहाँ से लो मैंने बता ही दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यही लाइक अच्छे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट इनके लिए जाते हैं, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर हैं जो मैं छोड़ के चला गया था, उनको जल्दी जल्दी निपटा देंगे अभी, अब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो जिन एस्पिरेंट्स ने सिलेबस कर लिया भैया, वो सब्जेक्ट वाइज मॉक अभी से दे सकते हैं। जिन मॉक्स की मैं बात कर रहा था कि हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, महारत हासिल करेंगे, अभी से महारत हासिल करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप पहले एग्जाम दे चुके थे, तो अब कुछ ना कुछ कमी रही है आपकी, सिलेबस तो आप कर चुके हो, और अगर सिलेबस नहीं किया है तो उसको भी साथ के साथ करो और मॉक भी दे सकते हो। कई बंदे ऐसे हैं उतनी अच्छी तैयारी नहीं, मुंह उठा के देने चले गए एग्जाम, वो तो सिलेबस कर लेना भाई, है रिक्वेस्ट है, सिलेबस कर लेना, ठीक है। न्यू एस्पिरेंट क्या कर सकते हैं, रिलेवेंट मटेरियल पढ़ेंगे और उसी का मल्टीपल रिवीजन करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, ये नहीं है कि एक टीचर से पढ़ा, फिर दूसरे टीचर से पढ़ा, फिर तीसरे टीचर से पढ़ा। पहले ये डिसाइड कर लो कि हाँ मल्टीपल टीचर से पढ़ के देख लो, इन टीचर से मेरी अच्छी ट्यूनिंग बैठ रही है, अच्छा समझ में आ रहा है। इस चीज़ के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट बात, इस चीज़ के ऊपर मत जाना कि इस टीचर को इतने बंदे फॉलो कर रहे हैं, इस टीचर के व्यूज़ इतने, इस टीचर के सब्सक्राइबर इतने हैं। आजकल ये सारी चीज़ें झूठी परोसी जा सकती हैं, अपने पास भी ऑफ़र आते हैं, बहुत मिनिमल कॉस्ट पर आपके इतने हज़ार लाइव वाचिंग दिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल खरीद लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। तो जस्ट गो फॉर कि आपकी ट्यूनिंग कैसी है, आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, समझ में आ रहा है, ये लग रहा है ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है, ज्वाइन, ठीक है। तो जहाँ से भी पढ़ोगे रिलेवेंट हो मटेरियल, ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा हो, उसी के मल्टीपल रिवीजन देने हैं, सिंपल। 70% सिलेबस हो जाए, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। इवन की जो ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर भी फ्री मॉक्स हैं, वो भी आप दे सकते हो। देन डोंट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ये मैंने बता दिया, प्री तो रास्ते में आएगा, हम तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं जी। जस्ट फोकस ऑन वन डे एट ए टाइम, प्रोग्रेस विल बी स्लो, गुड थिंग्स एंड परमानेंट रिजल्ट्स टेक टाइम। पूरा सिलेबस लिख दिया फाइनाइट, फिर उस पूरे को देखकर डिप्रेस मत होते रहना कि ये पूरा रे इतना सिलेबस है ये, एक दिन के ऊपर फोकस करो आज के। कई बार हम खुद से ओवर
एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इतना सारा पढ़ लूँगा आज, फिर हम वो पढ़ते नहीं, फिर हम गिल्ट में रहते हैं और लगातार 1 महीने तक गिल्ट में रहेंगे। अगले दिन फिर ज़्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट कर लिया। तो स्टार्टिंग के फेज़ में कम एक्सपेक्ट करना, स्टार्ट स्लो, 1 दिन के ऊपर फोकस करो, दैट्स इट, ठीक है, और प्रोग्रेस स्लो ही होगी। मेरे ऐसा बोलने से ये नहीं है कि आपके अंदर जो सेल्फ डाउट आते हैं, जो माइंडसेट कभी कभी नेगेटिव होता है, डीमोटिवेटेड होते हैं, वो नहीं होंगे। बस उस वक्त ये बातें याद कर लेना तो जल्दी हील हो जाओगे। नेक्स्ट, बी काम, एवरी एस्पिरेंट इज गोइंग थ्रू सेम सिचुएशंस। कई बार बच्चों को ये लगता है कि मैं ही मैथ के टॉपिक भूल रहा हूँ, पुराने में भूलता जाता हूँ। सर मैं क्या करूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। उस मैं में वहाँ पर लाखों एस्पिरेंट खड़े हैं, उसको ये नहीं पता कि भाई ह्यूमन मेमोरी ऐसे काम करती है, तुम क्या ही करोगे, बार बार उसको करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली उन सिचुएशन से लाखों एस्पिरेंट गुजर रहे हैं। टेंशन मत लेना कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और रूटीन टूटेगा, बस जल्दी से जल्दी वापस बना लेना भैया, पक्का टूटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना टूटे। बतेरे फैक्टर जो हमारे हाथ में नहीं होते, तोड़ देते हैं रूटीन। वीक में 1 दिन रेस्ट ले लेना, अभी एग्जाम दूर है, एग्जाम के पास हमें रेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती, 12-12, 14-14 घंटे भी हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म एक मैराथन रन करना चाह रहे हो तो वीक में 1 दिन रेस्ट ले लेना। रेस्ट का मतलब क्या है, उस दिन सिर्फ मॉक दे लो। अपने कोर्स के स्टूडेंट को मैं जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट देता हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो। देन फेवरेट एक्टिविटी कर लो रोज 45 मिनट के लिए, या तो रोज कर लो, अगर आधे घंटे 45 मिनट में हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगी, वो दिक्कत नहीं है, वो नहीं करोगे तो दिक्कत है। कई बच्चों को, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं जिम जाना चाह रहा हूँ बट रोज 45 मिनट में नहीं जा पा रहा, ऑल्टरनेट डे चले जाओ, 1.5 घंटा चले जाओ 2 दिन में, आज मस्त एक्सरसाइज रनिंग करके आओ, कल मत जाना, अगले दिन चले जाओ, अगले दिन, 6 दिन है, 1 दिन तो ऑफ है, 3 दिन चले जाओ, 3 दिन रहने दो। लेकिन अगर आप लाइट वॉकिंग करते हो, मैं तो सर आधा घंटा, पौना घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ, रोज खेल लो, योगा करता हूँ, रोज कर लो, ठीक है। एक्शन इज एवरीथिंग, हमने बहुत भयंकर प्लानिंग कर दी ना इस वीडियो में, दिला दिया ना मैंने आपके 160+। इसके बाद अब सिर्फ एक्शन मैटर करता है। हमने अच्छे से प्लान कर लिया, बहुत कम बच्चे होंगे जो इसको फॉलो करेंगे। अब मैंने आपको डरा भी दिया इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद। छोटा एक्शन लेना है, आज या कल ही पढ़ना है, और बस रोज़ पढ़ना है। उसको अपने ऊपर बर्डन नहीं बनने देना, उसको गेम की तरह लेना है। गेम खेल रहे हो आप, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हो, धीरे धीरे टॉपिक्स को टिक करते जा रहे हो। जब तक आप ये टिक करते जाओगे आप सही ट्रैक पर हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। एक दिन जब ये सारे टिक हो जाएंगे और दोबारा से टिक होने लगेंगे, दोबारा से बहुत फास्ट टिक होने लगेंगे। रिवीजन बहुत फास्ट होता है, आपको पता नहीं कितने फास्ट होता है, अच्छे से सिलेबस किया आप करीब पहुंचते जाएंगे, ठीक है। किस चीज़ के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेजिन करवाया था कि इमेजिन करो एक दिन ये सारी चीज़ें आपके पास हो तो कैसा लगेगा। तो हमने छोटा एक्शन लेना है, अभी छोटे से स्टार्ट करना है एक्शन से, उसको बस कंटिन्यूसली लेना है, ठीक है। इस चीज़ को अपनी लाइफ के ऊपर बोझ नहीं बनाना है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी है आपको। एंड फोकस ऑन प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन नंबर्स लाइक वैकेंसीज, टोटल एस्पिरेंट्स, कट ऑफ, इतने % रिजल्ट है, ये है, वो है। ज़िंदगी में कहीं पर भी अच्छा करना चाहोगे तो ज़िंदगी में हर जगह कंपटीशन है, हर जगह, अगर एक्सेल ऐसे करना है तो, ठीक है। और मेरी एक बात मान लो कि अगर आप मेहनत करना जानते हो, कंसिस्टेंटली ये काम आपने एग्ज़ाम तक कर लिया, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्यों सर, अगर सारे बच्चे ऐसे कर लें तो? सारे बच्चे ऐसे नहीं करते। कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि ये गंदा खाना खाने से हेल्थ ख़राब होती है, ये काम करने से हम फिट रहेंगे, कितने हैं फिट? इन्फॉर्मेशन होने से आदमी नहीं कर लेता। एक्शन इज़ एवरीथिंग, ये बहुत मुश्किल काम है भाई, ये बहुत मुश्किल है। नहीं करेंगे सारे मेरी इस बात को फॉलो, उनको पता है उनके साथ क्या होगा, फिर भी नहीं करेंगे। तो इन फालतू पंगों में मत पड़ना। इतनी वैकेंसी है, इतने एस्पिरेंट है, ये है, वो है, वो है, वो सारी चीज़ें हैं, बट इट इज़ स्टिल अचीवेबल। आप ये पुट करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये बताओ। तो कहाँ पर फोकस करेंगे हम? इसके ऊपर।
कई लोगों का शौक होता है इन चीज़ों में घुसने का, ये उतना है, पिछले साल ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आपको अभी इनके ऊपर ध्यान नहीं देना। बढ़िया मार्क्स आ जाएँ, बढ़िया रिजल्ट आ जाए, फिर देख लेना कौन सी पोस्ट भरनी है, ये भरनी है, या पहले पोस्ट डिसाइड कर लो, एक बार थोड़ा सा टाइम लगा लो। और वैसे सब कुछ नंबरों से ही मिलना है, पहले डिसाइड करने से भी कुछ नहीं होता। तो हम इस पर फोकस करेंगे। हम किस पर फोकस करेंगे? जो हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे। इतनी वैकेंसी दी, वी विल एक्सेप्ट, हम उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे। ये हो गया, वी विल एक्सेप्ट, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो भाई दैट्स ऑल। जो मैंने सोचा था इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ मैंने बता दिया है। और अब की बार आपका टारगेट जो है मेरी तरफ से 160 प्लस का होना चाहिए भैया। मैं जो बच्चों की तैयारी करवा रहा हूँ, ये नहीं है कि अब 170 नहीं मारने, 160 प्लस, इससे ज़्यादा ही मारने, इससे कम नहीं रहने चाहिए। सारी चीज़ें जितने भी जानने की हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई बात मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, कमेंट करके पूछ लो, वो मैं वहाँ पर बता दूंगा। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बता दो नीचे। बाय बाय, ऐसी ही एक ज़बरदस्त वीडियो के अंदर मिलता हूँ आपसे फिर। ठीक है, टेक केयर।